Hello everyone, my name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसमें हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें जो सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं अबाउट डिफॉरेस्टेशन। देखिए आपकी थर्ड यूनिट का पार्ट है, हम लोग यहाँ पे थर्ड यूनिट कर रहे हैं आपकी, ठीक है। और आज ये सारे टॉपिक कवरने के बाद जो है आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, देन वी विल लुक इनटू द कॉजेज ऑल्सो, देन वी विल लुक इनटू द इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट। वैसे बहुत जनरल सी चीज़ है, फॉरेस्ट का क्या मीनिंग होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, हम सबको जनरली पता ही है, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, और ताकि आपको जब नोट्स मिले तो आप वहाँ से भी इसको रिवीजन कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। और ये जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है पूरा आपका एक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस अगेन, क्योंकि आप जब सीरीज़ में चीज़ों को देखते हो तो आपको चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से समझ में आनी स्टार्ट होती हैं। अगर आप सीरीज़ की कोई बीच में कोई वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आप मिस आउट उसमें कर जाओ। सो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पिछली सारी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है उसको पूरा फॉलो करें। आई नो कि इस सीरीज़ को हमने इतने अच्छे से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, इतना बढ़िया तरीके से इसमें हम लोगों ने कंटेंट और कंसेप्ट का मिक्सचर करके डाला हुआ है कि इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली कोई भी चीज़ जो है आप यहाँ पे छूट नहीं सकती है, बिकॉज चीज़ें हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन की हुई हैं कि प्रीवियस ईयर के जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा जो आप एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो देते हैं उससे आपकी एक जो प्रैक्टिस होती है और आप सब्जेक्ट के लेके जो कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस पूरी वीडियोस को भी देखें। दूसरी सीरीज़ भी हमारी चल रही है, पॉलिटी की हमारी सीरीज़ चल रही है, साइंस एंड टेक की सीरीज़ भी हमारी चल रही है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ जा रही हैं, स्टूडेंट्स के बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है, और ये हमें इंकरेजमेंट मिलता है इस सब चीज़ों से कि जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हो आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होती हैं, तो एक वो फैक्टर भी है। तो आप हम लोगों को वैसे तो प्रमोट करोगे ही करोगे, उसको देखने के बाद इंकरेजमेंट मिलता है ताकि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके फ्यूचर में भी आते रहें, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं करने वाला हूँ, हम लोग करेंगे डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट क्या होते हैं, और क्या क्या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके रोकने के लिए स्टेप्स उठाए हुए हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के बाद जो है जो इकोसिस्टम जो हमारा रह गया हुआ है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज ऑल्सो अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने कई इकोसिस्टम पढ़े हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत बढ़िया डिटेल में गए थे हम लोग। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे इंडिया में कितनी तरह की ग्रासलैंड होते हैं। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इन इंडिया, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, लेकिन क्योंकि आपके चैप्टर में कवर किया गया है तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। बाकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से, जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से तो जीसी लियोंग में जो है, जीसी लियोंग में चैप्टर 14 ऑनवर्ड्स जो है ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजंस दिए हुए हैं। ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजंस बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से और बहुत बढ़िया डायग्राम के तौर पे वहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपसे सबसे बताना चाहूँगा, हाईली रिकमेंडेड है एक्चुअली ये, कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजंस है वो आपको जीसी लियोंग से पढ़नी है। देखिए वैसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में, बट बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे कोपन क्लासिफिकेशन दी हुई है, कोपन क्लासिफिकेशन। और कोपन क्लासिफिकेशन हमारे जनरल स्टडीज़ के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस जनरल जो है हम लोग क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़े, जिसमें वो आपको ग्रासलैंड के बारे में पढ़ाएंगे, टुंड्रा, टाइगा, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो चीज़ें आपको जीसी लियोंग से पढ़नी है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में जनरल चीज़ें हम वहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड के बाद हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम आता है। देखिए एक तरफ आपके थिक फॉरेस्ट होते हैं, एक तरफ आपका जो है डेजर्ट होता है, और बीच में होती है ग्रासलैंड, बीच में होती है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड इज ए ट्रांजिशनल वेजिटेशन आप कह सकते हो, इसे ट्रांजिशनल, जहाँ पे आप थिक फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ जाते हो तो बीच में आप ग्रासलैंड से होके गुजरते हो। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है एक्चुअली, ठीक है।
तो डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ डेजर्ट के बारे में देखेंगे। ग्लोबल डेजर्ट के बारे में देखने के लिए इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया में जो डेजर्ट हैं उसके में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। देखिए जीसी लियोंग में जब आप ग्रासलैंड पढ़ोगे तो वहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। इंडिया में कौन सा डेजर्ट है? इंडिया में थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में और जाऊँगा, बट अपार्ट फ्रॉम थार डेजर्ट इंडिया में जो है कोल्ड डेजर्ट भी पाया जाता है। आपका लद्दाख, ठीक है, आपका हिमाचल में जो है लाहौल स्पीति, ठीक है, लेह, वहाँ पे जो है कोल्ड डेजर्ट है, उसके बारे में भी वी विल लुक इनटू लिटिल बिट डिटेल्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डेजर्ट उसके बाद मैं जाऊँगा डेजर्टिफिकेशन। देखिए डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन में फ़र्क है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो है डोमेस्टिक तौर पे कौन कौन से और इंटरनेशनल तौर पे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे ये फैक्चुअल है, कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है कि बहुत डिटेल में समझाई जाएँ। फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको डाटा प्रोवाइड कराया गया है नोट्स में, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत होलिस्टिक और बहुत डिटेल मैनर में यहाँ पे कवर किया हुआ है आपके नोट्स में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, इसके भी कुछ हम लोगों ने फैक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपको यहाँ से पढ़ना है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनकी वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। जितना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कुछ एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफॉरेस्टेशन। देखिए नाम से ही लिखा हुआ है, डी मतलब डिक्रीज, डी मतलब डिक्रीज, और फॉरेस्टेशन मतलब लैंड वेयर फॉरेस्ट्स आर फाउंड, ठीक है। तो इट्स अ फॉरेस्टेशन। तो जब फॉरेस्ट को हम लोग डिक्रीज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, नाम से ही पता चल रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली होता क्या है? डिफॉरेस्टेशन होता है इट इज रिमूवल ऑफ ट्रीज, इट्स अ रिमूवल ऑफ ट्रीज, ठीक है। लार्ज स्केल पे जब हम किसी लैंड से ट्रीज को रिमूव करते हैं, अब किस पर्पस के लिए करते हैं? डेफिनेटली हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए करेंगे, अपने पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। या तो हम लोगों ने वहाँ पे एग्रीकल्चर करना हो, कल्टीवेशन करना हो, या हमने वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगानी हो, या वहाँ पे हमने कोई रोड निकालना हो, तो देयर कैन बी मैनी कॉजेज। लेकिन बात यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है रिमूवल, लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पैच ऑफ लैंड और फ्रॉम द फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कर सकते हैं, ग्रेजिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड का अराउंड 30% जो लैंड कवर है दैट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसकी वेबसाइट पे एक बार जरूर जाएं, वेबसाइट पे जरूर जाएं, थोड़ा देखें इसकी वेबसाइट में ये वर्ल्ड लाइफ फंड है क्या, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया में इसका किस तरह की कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करता है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स वगैरह इंडेक्स रिपोर्ट्स होती हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हर साल एक या दो रिपोर्ट या इंडेक्स कहीं ना कहीं से आते ही आते हैं, चाहे वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, आपका यूनाइटेड नेशंस के हों, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी उसी सीरीज़ में आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑल दैट, ठीक है। अब फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कोई इसका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से यू शुड हैव सम पॉइंट। अगर एग्जाम में वैसे तो इतने बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, बट यू शुड नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन विच इज़ लाइफ लाइन है ना, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को रिलीज करने के साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसको स्टोर करते हैं एटमॉस्फेयर से लेके, तो इट्स अ गुड, वेरी गुड कार्बन स्टोर हाउस, कार्बन स्टोर हाउस। तो कार्बन सिंक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन सिंक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन सिंक। जैसे आपके जो किचन होता है उसके अंदर सिंक होता है, तो घर का जो चीज़ें जो वेस्ट होती हैं, जो खराब चीज़ें होती हैं, वो आप सिंक में डालते हो, उसको ड्रेन कर देते हो। तो कार्बन सिंक भी ऐसे ही है। तो वर्ल्ड में जो कार्बन होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होती है, ये जो पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड इट एक्ट्स लाइक अ सिंक फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया ग्रीन हाउस गैस से लड़ना है अगर,
अगर ग्रीन हाउस गैसेस के अमाउंट को कम करना है एटमॉस्फेयर में तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। आप भी अपनी लाइफ में जो है पेड़ लगाने की आदत डालें, ठीक है, अपने सेक के लिए, फॉर द ह्यूमन सेक एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर अगर बचा रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे, ठीक है। हम नेचर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, नेचर हमारे बिना अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। इवन अगर हम नहीं रहेंगे तो नेचर ब्लॉसम होगा, इट वुड बी लाइक ब्लॉसम, इट विल फ्लरिश, ठीक है। सो हमें अपने आप को सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं आप सभी लोग। आज आप यहाँ से प्रॉमिस करके जाओ मुझे कि कम से कम इस बार आप जो है 1 या 2 पौधे ज़रूर लगाओगे, ठीक है। तो वाटर साइकिल ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। वाटर साइकिल में पौधों का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन से वो हमारे सोइल के अंदर चला जाता है, वहाँ से वो हमारी वाटर बॉडीज़ के अंदर चला जाता है, वहाँ से इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन होता है, फिर से रेनफॉल होता है। तो इसमें हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे कोस्टल एरिया में समझ लो या कहीं भी समझ लो, अगर थिक फॉरेस्ट होंगे हमारे वहाँ पे, अगर पेड़ वगैरह होंगे और फ्लडिंग आता है तो ये वाटर को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो फ्लड की जो इंटेंसिटी होती है उसको कम करता है। और फ्लड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे आसाम में, ठीक है, बिहार में, यहाँ पे भैया बहुत ज़बरदस्त फ्लड आती हैं और हर साल हज़ारों लोग को मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग। तो अगर हम वहाँ पे पेड़ वगैरह लगाएंगे तो फ्लड की इंटेंसिटी कम होगी एंड बाय दैट मेथड वी कैन सेव लॉट ऑफ लाइव्स, ठीक है। वो करता है, सॉइल इरोजन को कम करता है, डेफिनेटली सॉइल इरोजन को कम करेगा क्योंकि ये सॉइल को जकड़ के रखता है, उसको पकड़ के रखता है। तो अगर वाटर का फ्लो होता है हमारे सरफेस के ऊपर तो ये सॉइल का जो सरफेस होता है उसको पकड़ के रखेगा, उसको जाने नहीं देगा, उसको लीच आउट नहीं होने देगा। तो सॉइल इरोजन को रोकता है। और सिर्फ सॉइल इरोजन को रोकता ही नहीं है बल्कि सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि जो लिटर होती है, जो लीव्स वगैरह होते हैं, वो जब जमीन पे आते हैं ह्यूमस बनता है तो उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। अगर पेड़ रहेंगे तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो सॉइल इरोजन कम होगा, दूसरा हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये थोड़ी और हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री है, ठीक है, फर्नीचर इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, उसके लिए रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और मेडिसिन पर्पस के लिए फॉरेस्ट पे हम डिपेंडेंट हैं। वर्ल्ड का कम से कम 50% जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है फॉरेस्ट से ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस है, आपको ये सब चीज़ें पहले से पता ही थी, कोई मैंने नई चीज़ नहीं बताई है, ठीक है। जो फॉरेस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, इसको आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना, इसको बताने वाला कुछ है नहीं, दिस इज़ ऑल जस्ट अ फैक्ट, ठीक है, दिस इज़ ऑल जस्ट अ फैक्ट। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना है। अच्छा, बात करते हैं व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। देखिए ये बात चीज़ भी बहुत अच्छी जनरल सी चीज़ें हम लोगों को पहले से इसके बारे में पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अगर आपको कोई बिल्डिंग लगानी है, कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, कोई वहाँ पे आपको कोई पावर प्लांट लगाना है, तो किसी भी तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो जब लगाए जाते हैं किसी फॉरेस्ट एरिया में तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई शुरू कर देते हैं। तो वी क्लियर लैंड फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है ये। दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन, ठीक है। ये क्या है झूम कल्टीवेशन? देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब आप जो है लैंड को शिफ्ट कर रहे हो। स्पेशली इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है इसको, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए, झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, किसी फॉरेस्ट में से जो है कुछ पर्टिकुलर एरिया को हम लोग वहाँ पे पेड़ों को काट देते हैं। पेड़ों को काटने के बाद वो जब सूख जाते हैं तो उनमें आग लगा देते हैं, ठीक है। जब उसको बर्न आउट हो जाते हैं तो उनकी जो ऐश होती है, जो राख होती है, वो वहाँ की सोइल में मिक्स हो जाती है, तो वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जब सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेटली जब उसके अंदर ऐश होगी तो फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऐश हम लोगों ने ऐड की है। अभी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे ऐश ऐड करने के लिए हमारे पास है नहीं। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? तो जैसे जैसे साल दर साल हम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उस सोइल की फर्टिलिटी कम होती रहती है और उस सोइल से आउटपुट भी कम होने लगता है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती है, ऑल ओवर प्रोडक्शन भी कम होने लगती है। तो जब प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर हम लोग जाकर डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पुरानी वाली लैंड जिसको हम लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए थे उसको छोड़ के जो है दूसरी जगह पे हम लोग जंगल को काट देते हैं, फिर सेम चीज़ हम वहाँ करते हैं, फिर नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं।
फिर नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो साल दर साल हम जो है पेड़ों को काटते रहते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। अब जो पिछली जगह को हम लोग छोड़ के आए हैं उसको अबेंडन करके आए हैं, अब वहाँ पे कंप्लीटली फॉरेस्ट को ग्रोथ करने में इट मे टेक 20, 25, 30 ईयर्स, इवन मोर देन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो है कई नाम से जाना जाता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपका आ सकता है, कई बार मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। वो एक तरफ क्या देते हैं, वो एक तरफ स्टेट्स का नाम देते हैं, जगह का नाम देते हैं, दूसरी तरफ जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम देते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है अलग अलग लोकल एरिया में अलग अलग नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसको बोलते हैं झूम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको झूम बोलते हैं। ओडिशा में इट इज कॉल्ड पोडू, आंध्र प्रदेश और साउथ इंडियन स्टेट्स में भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोडू। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोडू। तो आप थोड़ा सा इफेक्ट को देख लीजिए। फ्यूल एंड फूड के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी हमारे कंट्री में जिनके पास जो है वो गैस कनेक्शन नहीं है, अभी भी वो लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं फॉर फ्यूल, अभी भी वो लोग फ्यूल के लिए जो है लकड़ी का ही यूज़ करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहाँ से लकड़ी लेके आते हैं, उसको फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वही चीज़ होगी, जब नए नए सिटीज़ जो होते हैं उनको हम लोग सेटल करते हैं तो बहुत सारा जंगल हमें काटना पड़ता है भैया। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली मसूरी एरिया में, देहरादून वैली में, गोवा में और झारखंड में माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ठीक है, गोवा में क्या मिलता है, गोवा में आयरन। ठीक है, आयरन के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करते हैं। और झारखंड में तो भैया माइनिंग करते ही करते हैं, बिकॉज झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है, दिस इज़ कॉल्ड मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे मिनरल्स जो है हम लोग यहाँ से माइन करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पहले मैंने आपको बताया जब सिग्निफिकेंस हम लोग कर रहे थे कि प्लाईवुड इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री, लुम्बरिंग इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है इट कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट इटसेल्फ। तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ मतलब फॉरेस्टेशन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ और रीजंस हैं आप थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, प्रीलिम्स के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर एग्जाम में आता है, हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। हाँ, दे कैन आस्क यू अबाउट द स्टेप्स विच आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो वहाँ पे आप थोड़ा मेंशन कर सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट हैं और उसको दूर करने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट होता है, पहली बात तो वही है ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में दोबारा से रिलीज हो जाएंगी। तो फॉरेस्ट ने जो ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया हुआ था उसको काटने के बाद वो कहाँ जाएगी ग्रीन हाउस गैस, इट विल अगेन बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। भैया सॉइल इरोजन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। तो वो जो वहाँ पे हम लोगों ने इसके पॉजिटिव इफेक्ट किए हैं, यहाँ पे हम लोग सारे के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट इसके डालेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इनको ग्राउंड लेवल को कम करता है, बायोडाइवर्सिटी जो है डिक्रीज होती है, राइट। ऑल दीज पॉइंट्स आर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिए 1987 से लेके 2017 तक का जो है यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है। देखिए आप क्लियरली देख सकते हो ये अरुणाचल वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, और स्पेशली अरुणाचल वाला एरिया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए 1987 में दिस एरिया वाज वेरी मच ग्रीन, है ना, आपको यहाँ पे ग्रीन नजर आ रहा होगा। लेकिन अभी 2017 में देखिए हार्डली यू विल सी अ ग्रीन पैच, क्योंकि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। उसके अलावा आप यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में देख सकते हो, सेंट्रल इंडिया में ये झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव माइनिंग वी हैव क्लियर्ड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे भी आप पैच का फर्क देख सकते हो, सिंगल सा। उसके अलावा ये जो कर्नाटका वाला रीजन है, ये जो गोवा कर्नाटका मैंने बात की थी, जहाँ पे आयरन माइनिंग होती है कर्नाटका में जो है, जैसे बाबा बुदान हिल्स हैं, ठीक है, बाबा बुदान हिल्स, तो बाबा बुदान हिल्स में जो है माइनिंग होती है, आयरन को, आयरन ओर मिलता है, यहाँ पे हाई क्वालिटी आयरन ओर मिलता है। गोवा में भी आयरन ओर मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए जंगल हम लोगों ने काट दिए हैं। तो फ्रॉम दीज टू pictures and by comparing them you can easily conclude के how deforestation has taken place over the 30 years, over the 30 years,
ठीक है। अब स्टेप्स कौन कौन से लिए, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन कौन से स्टेप लिए हैं अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दिस इज मोस्टली अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर यू, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर यू। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट 1927, बाद में इसको हम लोगों ने 2012 में अमेंडमेंट किया था, अमेंडमेंट किया था। अब इंडिया में जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कहीं पे नेशनल पार्क है, कहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, कहीं पे बायोस्फीयर अगर रिजर्व है वहाँ पे, कहीं पे अगर सेक्रेड हमारे फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ पे आप जो है उसको नहीं काट सकते विदाउट परमिशन, ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे फॉरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इट इज अगेन अमेंडेड इन 1988। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉरेस्ट एरिया को काट के उसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, सपोज यू वांट टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन सम एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कन्वर्टिंग लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, तो उसके लिए यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज अंडर दिस एक्ट। थर्ड पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। देखिए इंडिया ने अभी एक फॉरेस्ट पॉलिसी लिया है, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जिसमें हम लोग सस्टेन यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, फॉरेस्ट की मेंटेनेंस की बात करते हैं, उनकी रेस्टोरेशन की बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे भैया की गई हैं, तो ये भी आप अपने पॉइंट में मेंशन कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए ये मेजरली जो फोकस करता है वो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए करता है, ठीक है। एज सच इसमें कोई डायरेक्ट जो है हम लोग फॉरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट वाइल्ड लाइफ रहता कहाँ है, वाइल्ड लाइफ तो फॉरेस्ट में ही रहेगा ना। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट ऑल्सो। तो इट्स अ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन बोथ, ठीक है। अगला है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 2006। तो बहुत सारी जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहती हैं, बहुत सारी फॉरेस्ट में रहती हैं फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब उनका जो लिवलीहुड है, उनका जो लाइफ है, वो कंप्लीटली जो है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये लोकल लोगों की खास बात होती है जो वहाँ पे इतने हजार सालों से रह रहे हैं, दैट दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर इन अ वेरी गुड म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वाइव करेंगे तो वो सर्वाइव करेंगे। सो हमने क्या करना है, जो लोकल ट्राइबल लोग हैं, लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स वी नीड टू प्रेजर्व द एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द फॉरेस्ट ऑल्सो। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें इंक्लूड की है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हम लोगों ने बनाया, इसको एस्टेब्लिश किया है ताकि हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट की रिपोर्ट पता चलती रहे कि कितना जो है फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये चीज़ पता होगी तभी हम लोग अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा, ठीक है। कैंपा के बारे में हम बाद में करंट अफेयर में भी कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें जो है हम लोग एफॉरेस्टेशन करें। देखिए डीफॉरेस्टेशन का अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन में पेड़ों को काटा जाता है, एफॉरेस्टेशन में पेड़ों को लगाया जाता है। तो इस एफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो हाईवेज होते हैं, हाईवेज के दोनों तरफ कहीं पे जहाँ पे जो अबेंडेंड लैंड होती है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इनको पेड़ों को लगाते हैं। तो एफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है, हमारे कंट्री में एक तो जो है ग्रीन कवर वो इंक्रीज होता है, दूसरा जो इंटरनेशनल इंडिया का जो कमिटमेंट है, ठीक है, जो इंडिया का जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, जैसे पेरिस अग्रीमेंट हम लोगों ने किया, ठीक है, तो वहाँ पे हर कंट्री ने कुछ वॉलंटरली जो है वो अग्रीमेंट किया है, कुछ वॉलंटरली अपने टारगेट रखे हैं कि भैया हम लोग जो है इतना कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। तो अगर हम लोग इंडिया में एफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट भी फुलफिल होता है, ठीक है, वो भी हमारा फुलफिल होता है। तो उसके लिए जो है कैंपा हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, what are the impacts of deforestation, what are the steps which are taken by Indian government, ठीक है। तो वो कंप्लीटली आप डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज आवर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड देखिए नाम से ही लिखा हुआ है ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड, तो यहाँ पे ग्रास जो है, ग्रास यहाँ पे डोमिनेट करती है,
ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो है, टेंस ऑफ किलोमीटर्स तक जो है, यू विल हार्डली सी एनी बिग ट्री, हार्डली सी एनी बिग ट्री। ठीक है, तो ग्रासलैंड जो होती है, ग्रासलैंड इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, देखो ज्यादा रेनफॉल होगा तो वो जो है बड़े बड़े ट्रीज को सपोर्ट कर सकता है, अगर बहुत कम रेनफॉल हुआ तो वहां पे बड़े ट्रीज जो है वो सपोर्ट नहीं होंगे, तो वहां पे आपको जो है डेजर्ट मिलेगा। जहां पे मीडियम टाइप का रेनफॉल होता है वहां पे मीडियम टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। तो मीडियम टाइप की वेजिटेशन कौन सी होती है? हमारे ग्रासलैंड। ठीक है, तो बेसिकली रेनफॉल जो है इट्स द डिसाइडिंग फैक्टर। अलोंग विद रेनफॉल टेम्परेचर इज ऑल्सो आवर डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, अगर बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे आपको डेजर्ट कंडीशन मिलती है, बहुत बहुत कम अगर है तो वहाँ पे आपको टूंड्रा टाइप की वेजिटेशन मिलती है, अगर मीडियम टाइप का टेम्परेचर है तो वहाँ पे आपको ग्रासलैंड मिल सकती है। ठीक है, तो रेनफॉल एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे रेनफॉल ही है, रेनफॉल ही है। ठीक है, तो बड़े बड़े ट्रीज आपको नहीं देखने मिलेंगे, आपको सिर्फ झाड़ी वाड़ियाँ ही देखने मिलेंगी, थोड़ी बहुत ग्रास देखने, ज़्यादातर ग्रास देखने को मिलेगी, और बीच बीच में कहीं कहीं आपको कुछ पेड़ देखने को मिलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रास लैंड। जनरली जो ग्रास लैंड जो इकोसिस्टम होता है ये टेम्परेट एरियाज में ज़्यादा डोमिनेट करता है, टेम्परेट एरियाज में ज़्यादा डोमिनेट करता है। जैसे आपका वो 45 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड, 55, 60, 65 डिग्री लैटिट्यूड, उतने लैटिट्यूड पे ये ज़्यादा आपको डोमिनेट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है रेनफॉल जो है, इसके लिए जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर। तो जो टेम्परेट एरिया होते हैं, हमारे टेम्परेट एरिया होते हैं, वहाँ पे इतना रेनफॉल हमें देखने को मिलता है और टेम्परेचर भी कम होता है, तो वहाँ पे टेम्परेट लैंड ग्रासलैंड जो है, अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ग्रासलैंड आपको जीसी लियोंग से कवर करना है, जीसी लियोंग से कवर करना है। जीसी लियोंग में जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ग्रासलैंड कवर की हुई है, सवाना टाइप ऑफ सवाना। ठीक है, सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन, आप इसको टेम्परेट ग्रासलैंड को सवाना टाइप ऑफ बोलते हैं। जब जो टेम्परेट होती हैं हमारी ग्रासलैंड, आप वो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये यूरोप में और रशिया में जो है आपको ग्रासलैंड पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेपे काइंड ऑफ वेजिटेशन, स्टेपे। अमेरिका में उसको ही बोलते हैं प्रेरीज, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है, अलग अलग। साउथ अमेरिका में इट इज कॉल्ड पंपास, साउथ अफ्रीका में इट इज कॉल्ड वेल्ड्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है इट इज कॉल्ड बुश। तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड के डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ वो लोग ग्रासलैंड देते हैं, दूसरी तरफ रीजन देते हैं, देन यू नीड टू मैच द बोथ, यू नीड टू फाइंड आउट द राइट मैच। ठीक है, तो ग्रासलैंड, बट हमारा कंसर्न तो इंडिया है, हमारा कंसर्न तो इंडिया है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने फॉरेस्ट किया था, तो फॉरेस्ट में हम लोगों ने चीज़ की थी कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो ग्रासलैंड इंडिया में एज सच बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कुछ कुछ एरिया में जो ग्रासलैंड इंडिया में है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ग्रासलैंड जो है ये टेम्परेट एरिया में जनरली पाया जाता है। और टेम्परेट एरिया क्या है? टेम्परेट एरिया जो है आपको लैटिट्यूडनली भी मिल सकता है, जैसे बियॉन्ड 45 डिग्री, बियॉन्ड 40 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन जब आप माउंटेन पे जाते हो, माउंटेन पे भी आपको जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो है वो कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और जब किसी माउंटेन के ग्राउंड पे होते हो, यहाँ पे होते हो, तो आपको ट्रॉपिकल कंडीशन देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा आप ऊपर जाते हो, आपको सब ट्रॉपिकल कंडीशन देखने को मिलती हैं। थोड़ा और ऊपर जाते हो तो टेम्परेट कंडीशन देखने को मिलती हैं। पीक पे पहुँचते हो तो आपको टुंड्रा काइंड ऑफ कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो ये जो ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं, ये लैटिट्यूडनली भी आपको मिल सकता है, ये ऑल्टीट्यूडनली भी आपको मिल सकता है। ये मैं पिछले कई वीडियोस में कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हाई हिमालयाज जो होते हैं, हाई हिमालयाज जहां पे टेम्परेचर भी कम होता है और जहां पे रेनफॉल भी कम होता है, वहां पे आपको ग्रासलैंड देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सेमी एरिड जोन, ड्राई सब ह्यूमिड जोन, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड माउंटेन रीजन, इस तरह की एक ग्रासलैंड आपको इंडिया में पाई जाती है। हालांकि बहुत डोमिनेटिंग नहीं है, बट यस, अगर मैं कैटेगराइजेशन करूंगा तो ये आपको देखने को मिलती हैं सेमी एरिड।
देखो एरिड का मतलब होता है जो बहुत ड्राई होता है, एरिड का मतलब होता है जो बहुत ड्राई होता है, और सेमी एरिड का मतलब ये है कि ड्राई तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। अगर अगर कंप्लीटली ड्राई होता तो डेजर्ट होता, तो थोड़ा सा ड्राई है, मतलब वहाँ पे रेनफॉल जो है वो आपका 25, 30, 35, 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है, तो उसे बोलते हैं सेमी एरिड। कहाँ पे मिलता है? गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड पंजाब वाले एरिया में मिलता है। फिर आता है हमारा ड्राई सब ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है लेकिन इसमें उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया एक्सेप्ट नीलगिरी की पहाड़ियाँ, देखो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे तो रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वहाँ पे ग्रास लैंड तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, वहाँ तो आपको प्रॉपर फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो नीलगिरी को छोड़ के पेनिनसुलर इंडिया में यू विल सी दिस काइंड ऑफ ग्रासलैंड। मोइस्ट, सब देखो मोइस्ट का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेनफॉल होता है। गंगा अलूवियल प्लेन इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, आपका ये मिलेगा कहाँ कहाँ, आपका यूपी में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, अलूवियल प्लेन जो है और वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ह्यूमिड माउंटेन रीजन, माउंटेन का मतलब क्या है? जो माउंटेनियस रीजन होता है। ह्यूमिड का मतलब जहाँ पर रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं तो मिस्टर R.O. वाइट, इन्होंने 1975 में इंडिया में एक्सटेंसिवली रिसर्च किया था कि इंडिया में कितने तरह की ग्रासलैंड पाई जाती हैं, और इनके जो फाइंडिंग थी उसके बेसिस पे इंडिया में ये 8 तरह की जो है ग्रासलैंड पाई जाती हैं। 1 2 3 4 6 7 8, ये 8 तरह की ग्रासलैंड पाई जाती हैं। क्या आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? नो, एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा वो डिटेल में कभी नहीं जाएगा, यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक स्टडी हो जाती है और हमें पढ़ना होता है जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्टडी में हमें जाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसके आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो इसको आप पोर्शन को कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मैंने यहाँ पे ग्रासलैंड का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे रीजन्स दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से इजीली कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन इंडिया, वो मिस्टर वाइट के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। जीरोफाइलस, मेसोफाइलस, ठीक है, हाइग्रोफाइलस काइंड ऑफ ग्रासलैंड, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू नो द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रासलैंड इन इंडिया। अगर मैं जनरल क्लासिफिकेशन की बात करूँगा तो ये है जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। माउंटेन ग्रासलैंड, माउंटेन ग्रासलैंड, माउंटेन का मतलब क्या होता है? माउंटेन, देखो माउंटेन का मतलब ये क्या है? माउंटेन रीजन में मिलेगा, ये हम लोगों ने फॉरेस्ट में भी पढ़ा था डिवीजन में, ठीक है। तो माउंटेन ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पे मिलेगा भैया? कश्मीर में मिलेगा, बुग्याल ग्रासलैंड उत्तराखंड में मिलेगा, खज्जर ग्रासलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वैली ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। तो माउंटेन ग्रासलैंड है, माउंटेन ग्रासलैंड है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आगे क्या बोल रहा है वो? माउंटेन ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया में जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऊपर वाली थी ये तो सेंट्रल इंडिया में नहीं है, ये तो आपका सब हिमालय का पार्ट है ना, हिमालय का पार्ट है। तो माउंटेन ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? सतपुड़ा, विंध्या, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ ग्रास लैंड, राइट। जो थर्ड आपका होता है दैट इज ट्रॉपिकल सवाना। तो माउंटेन से निकल के हम लोग थोड़ा सा ट्रॉपिकल की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग ट्रॉपिकल की तरफ जाएंगे, राइट। तो ट्रॉपिकल मतलब आपका राजस्थान और थार डेजर्ट, यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स में क्या होता है? वैसे तो राजस्थान में रेनफॉल इज़ वेरी लेस, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स रेनफॉल इज़ लिटिल बिट मोर देन द यूजुअल। जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेनफॉल होता है तब वहाँ पे जो है ग्रासेस पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन अरावली एंड द शिवालिक हिल्स, अरावली एंड द शिवालिक हिल्स। सो हेयर यू फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉपिकल सवाना। रिवराइन अलूवियल ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे रिवर्स हैं, जो अलूवियल का मतलब जो है उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो इंडो गैंगेटिक, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, जो ये जो जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स वहाँ पे इस तरह की ग्रासलैंड पाई जाती हैं। बाकी मिलती है आपको कोस्टल ग्रासलैंड, कोस्टल एरिया में आपको ये मिलती है, कच्छ एरिया में, गुजरात में, रण ऑफ कच्छ एंड ऑल दैट, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलती है। वेट ग्रासलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहाँ पे वाटर लो कंडीशन होती है, जहाँ पे वाटर लो कंडीशन होती है, जहाँ पे
वाटर से जो है सरफेस जो है वो कवर्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलती हैं फ्लोटिंग काइंड ऑफ ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वो फ्लोट करती हैं। ठीक है, जैसे मणिपुर में आपको देखने को मिलता है, मणिपुर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रासलैंड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डेजर्ट इको सिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम, देखिए आप, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे हमें डेजर्ट मिल रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारा सहारा डेजर्ट, दिस इज आवर सहारा डेजर्ट। दिस इज आवर, यहाँ पे अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोनारन डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजो डेजर्ट, कैलिफोर्निया डेजर्ट, मैक्सिकन डेजर्ट, इसको कई नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब इसकी लोकेशन को बड़ा ध्यान से देखना है। ये है हमारा यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट, यहाँ पे हमारा है थार डेजर्ट, जो राजस्थान में और पाकिस्तान में है, थार डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आपका है अटाकामा डेजर्ट, ये जो आपका चिली है यहाँ पे, दिस इज योर अटाकामा डेजर्ट। ठीक, अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे आपका नामीब डेजर्ट और आपका कालाहारी डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में है आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो ये कुछ डेजर्ट हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और ये जो लाइन है 30 डिग्रीज नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, तो यानी कि ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स के बीच में ये आपको देखने को मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो जो इक्वेटर से जो एयर जो है, इक्वेटर से एयर जो राइज करती है, वो इक्वेटर बाद में जो है 30-35 डिग्री लैटिट्यूड पे वो सिंक करती है। तो जहाँ पे वो एयर सिंक करती है वहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो ये 30-35 पे जो है हाई प्रेशर होता है। और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, आसमान जो है साफ होता है, एटमॉस्फेयर जो है एकदम से ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम क्लियर होता है। तो जब एटमॉस्फेयर साफ होता है, क्लाउडी कंडीशंस नहीं होती हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट होती है, सनलाइट। तो जब सनलाइट पड़ती है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इक्वेटर को कंपेयर करूँ, ट्रॉपिक्स के साथ कंपेयर करूँ, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका इक्वेटर पे नहीं पाया जाता। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका मिलता है ट्रॉपिक्स पे। ठीक है, ट्रॉपिक्स पे मिलता है। वाई? बिकॉज इक्वेटर पे जो है क्लाउडी कंडीशंस होती हैं, इक्वेटर पे जो है ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, वेजिटेशन वहाँ पे काफ़ी थिक होती है। तो उसकी वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे मिलेगा? ट्रॉपिक्स पे मिलेगा। इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर है बट मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज ऑन इक्वेटर। और ये जो आप डेजर्ट देख सकते हो, ये सारे के सारे डेजर्ट आपका जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। चाहे वो आपका अटाकामा डेजर्ट हो, चाहे आपका वो सहारा डेजर्ट हो, थार अरेबियन डेजर्ट हो, चाहे आपका वो कैलिफोर्निया डेजर्ट हो, ऑल दीज डेजर्ट्स आर सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक्स। वाई? बिकॉज ट्रॉपिक्स हैव वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। बट वट अबाउट दिस डेजर्ट? यहाँ पे जो डेजर्ट आपको दिख रहा है ये चाइना में, मंगोलिया में, वट अबाउट दिस डेजर्ट? दिस डेजर्ट इज गोबी डेजर्ट, दिस इज योर गोबी डेजर्ट। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट, दिस इज नॉट अ डेजर्ट विच इज सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक्स। ये आपका मिड लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, अराउंड 45, 50, 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आपका ये है। तो इसे हम लोग ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं टेम्परेट डेजर्ट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट डेजर्ट। तो टेम्परेट में क्या है? टेम्परेचर कम होता है ना, कंडीशंस काफ़ी कोल्ड होती हैं। तो डेजर्ट है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो दीज आर आवर कोल्ड डेजर्ट। सहारा, थार, अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, अटाकामा, ये सब के सब जो है हाई टेम्परेचर की वजह से होते हैं। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, तो जिन डेजर्ट में हाई टेम्परेचर मिलता है वहाँ पे उनको बोलते हैं जो है हॉट डेजर्ट, और जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है, डेजर्ट कंडीशंस पाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड यूर कोल्ड डेजर्ट। तो आप इनकी देख सकते हो, इस मैप को आपने प्रॉपरली इसको ध्यान से देखना है, ये सब डेजर्ट्स के नाम याद करने हैं। बहुत बार एग्जाम में वो इनको पूछ लेता है, एक तरफ वो आपको रीजन देगा, दूसरी तरफ आपको डेजर्ट का नाम देगा, तो आपको मैच करना होता है कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है। कई बार वो आपको जो है डेजर्ट देगा, दूसरी तरफ देगा कि ये हॉट है या ये कोल्ड डेजर्ट है, तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट द डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम की डेफिनेटली जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तो यही होगी कि ना यहाँ पे ग्रास मिलता और ना ही यहाँ पे ट्रीज मिलते। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ओनली सम श्रब्स, कुछ झाड़ियाँ वालियाँ वहाँ को देखने को मिलेंगी, और जो कुछ प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये प्लांट जो है आपके जैसे कैक्टी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, या फिर कंप्लीटली जो है वेजिटेशन लेस आपको लैंडस्केप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी वेजिटेशन ही सर्वाइव कर सकती है जो बहुत ही कम जो है रेनफॉल में भी सर्वाइव कर सकती है। तो डेजर्ट जनरली एरिया वो होते हैं जहाँ पे साल भर में 25 सेंटीमीटर या इससे कम रेनफॉल होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी लेस रेनफॉल।
तो बट व्हेन यू मूव बियॉन्ड 25, 50, 60, 70, तो वहाँ पे जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ने लगता है, वाटर कंटेंट बढ़ने लगता है, ऐसे ऐसे हमारी वेजिटेशन भी रीच होने लगती है। तो जहाँ पे 200 प्लस 250 प्लस होता है वहाँ पे मिलता है रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। दे आर वेरी थिक रेन फॉरेस्ट, है ना, वेरी थिक कॉनोपी होती है, वो भी हम लोगों ने कर लिया है। जहाँ पे उससे थोड़ा सा कम रेनफॉल होता है वहाँ पे आपको मिलती है ग्रासलैंड्स, वहाँ पे मिलती हैं। और जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ पे यू वी सी डेजर्ट कंडीशन। एक्चुअली डेजर्ट में होता क्या है, बेसिकली टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहाँ पे इवेपोरेशन जो है, इवापोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन, इट इज़ मोर देन प्रेसिपिटेशन। तो जितना वहाँ पे हल्का फुल्का रेनफॉल होता ही है तो वो सब के सब इवेपोरेट हो जाता है। तो सोइल जो है इट इज़ ऑलमोस्ट मॉइस्चर लेस। अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर मिलता भी है सोइल में तो वो आपको कुछ नीचे डीप में जाके मिलता है, नॉट ऑन द सरफेस। तो डेजर्ट इकोसिस्टम इज द ड्राइएस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई हेयर वेरी लेस डाइवर्सिटी इज फाउंड, बहुत कम डाइवर्सिटी आपको वहां पे देखने को मिलेगी, राइट। और बहुत कम वेजिटेशन वहां पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। डेजर्ट जो ये वर्ड है कहाँ से आया है, ये आया है कि लेटिन वर्ड से आया, लेटिन वर्ड, ठीक है, डेजर्टस, जिसका मीनिंग है वेस्ट और समथिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट, मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो वेस्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेजर्ट। क्योंकि यहाँ पे ना कोई वेजिटेशन है, ना यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पे जो है रहने लायक कंडीशंस भी नहीं है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेस्ट, ठीक है। बट वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, बट इट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू योर ग्रासलैंड, एज कम्पेयर टू योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो लेट्स लुक इनटू द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, तो हमारे पास एक तो हॉट डेजर्ट है जिसकी लोकेशन हम लोगों ने भी देख लिया था, ठीक है, हॉट डेजर्ट। और एक हमारे पास होते हैं कोल्ड डेजर्ट, यानी कि मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। तो ये वाले आपको डेजर्ट कहाँ पे देखने को मिलेंगे, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री पे देखने को मिलते हैं। और ये वाले आपको देखने को मिलेंगे 45 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बट ये तो हम लोगों ने लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इसको हमने डिवाइड कर लिया, बट ऑल्टीट्यूडनली भी तो सेम ही कंडीशन मिलती हैं, ऑल्टीट्यूडनली भी तो सेम कंडीशन मिलती हैं, राइट। देखिए ये चीज़ मेरे ख्याल से अपने पिछले 2 क्लासेस में कम से कम मैं 20 टाइम्स रिपीट कर चुका हूँ कि जो कंडीशंस हमें लैटिट्यूडनली मिलती हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, वैसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन हमें जो है ऑल्टीट्यूडनली भी मिलती हैं। जब हम माउंटेन के ऊपर जाते हो तो जब नीचे से चढ़ना स्टार्ट करते हो आपको ट्रॉपिकल कंडीशन देखने को मिलती हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हो तो आपको सेमी ट्रॉपिकल देखने को मिलती है, सब ट्रॉपिकल देखने को मिलती हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हो तो टेम्परेट कंडीशन देखने को मिलती है, थोड़ा सा और ऊपर जाते हो तो आपको टुंड्रा टाइप और अल्पाइन काइंड ऑफ कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो या तो आप माउंटेन पे हाइट पे जाओ, यहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, या फिर आप लैटिट्यूडनली जो है ऊपर जाओ 50 डिग्री 45 डिग्री के आसपास जाओ, तब वहाँ पे आपको टेम्परेट या कोल्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में जो है हॉट एंड द डेजर्ट में हॉट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट। जैसे इसका एग्जांपल दिया है हमने सहारा, अभी हमने देखा उसकी लोकेशन, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट इन इंडिया, ईरानियन डेजर्ट, ऑल दीज काइंड ऑफ डेजर्ट्स आर हॉट डेजर्ट्स, ठीक है। बहुत ही हॉट होती है कंडीशन भैया यहाँ पे। हॉट डेजर्ट यूजली एग्जिस्ट इन लो लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड, ऑफ कोर्स लो ऑल्टीट्यूड पे ही मिलेंगे हॉट डेजर्ट। ऊपर तो जाओगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, तो मिलेंगे कहाँ पे, यहीं मिलेंगे लो ऑल्टीट्यूड पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो जहाँ पे कम होगा डेफिनेटली वहाँ पे हॉट तो नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे तो कोल्ड मिलेंगे, राइट। सो द एरिडिटी ऑफ द हॉट डेजर्ट इज मेनली ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द ऑफ शोर ट्रेड विंड्स, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड विंड डेजर्ट्स। इनको ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है बताता हूँ आपको मैं। लेट्स गो टू दिस डायग्राम अगेन, लेट मी जस्ट क्लीन इट अप फर्स्ट, ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोगों ने विंड प्रेशर सिस्टम में बताया गया है कि वहाँ पे कौन सी विंड चलती हैं, ईस्टर्ली विंड चलती है। आपके ट्रॉपिक्स में जो है ईस्टर्ली विंड चलती हैं, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ठीक है। ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स इस तरह से चलती हैं। इससे थोड़ा और ऊपर जाओगे तो वेस्टर्ली विंड चलती हैं, ऐसे ये वेस्टर्ली विंड चलती हैं। और पोल्स पे जाओगे तो वहाँ दोबारा से ईस्टर्ली विंड चलती है। दिस इज़ आवर ग्लोबल प्रेशर बेल्ट। अगर किसी को ग्लोबल प्रेशर के बारे में पढ़ना है, नहीं पता है, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, या फिर जीसी लोंग फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे से जीसी लोंग में दिया हुआ है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। तो उसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। तो हमारे जो ट्रॉपिक्स होते हैं, ट्रॉपिक्स में
भैया ट्रॉपिक्स में मिलती हैं, चलती हैं आपकी ट्रेड विंड्स जो ईस्ट से चलती हैं वेस्ट की तरफ, दैट इज वाई दीज विंड्स आर कॉल्ड ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। अब देखिए, अब ईस्टर्ली ट्रेड विंड जब यहाँ से चल रही हैं ईस्ट साइड से, ठीक है, तो डेफिनेटली दे विल कैरी सम मॉइस्चर फ्रॉम, यहाँ से ये रेड सी है, थोड़ा सा मेडिटेरियन सी है, यहाँ से दे विल कैरी सम मॉइस्चर, राइट, बट वंस दे कैरी देयर मॉइस्चर एंड दे स्टार्ट देयर जर्नी, सो दे नीड टू कवर दिस होल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ लैंड। सो जब वो इतना लंबी दूरी पे तय करती हैं, इतना लंबा चलती हैं, वो ट्रैवलिंग करती हैं, तो उनके पास जो हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है वो यहीं पे शेड कर देती हैं। तो बाय द टाइम दे रीच इन द इंटीरियर ऑफ अफ्रीका दे लूज ऑल देयर मॉइस्चर, ठीक है। तो दे जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी मॉइस्चर, सो दे विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ रेन फॉल। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट की बात करो, तो यहाँ से जो विंड चलेगी, डेफिनेटली दिस, ये जो एयर होगी, विंड होगी, इट विल कैरी सम मॉइस्चर फ्रॉम एयर, है ना, बट व्हेन दिस विंड ट्रेवल फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड इट रीच वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे इट विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मॉइस्चर, ऑल द मॉइस्चर विल बी रिलीज्ड बिफोर दैट, राइट। तो जब तक ये यहाँ पे पहुँचेगी इट विल बी कंप्लीटली ड्राई, इट विल बी कंप्लीटली ड्राई, तो भैया यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। सेम विद ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, यहाँ से जो ईस्टर्ली विंड चलेंगी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनके पास पानी नहीं रहेगा। ऐसे ही आपका जो है थार डेजर्ट की भी कंडीशन है। तो हर जगह जो आप ये डेजर्ट देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड चलती ज़रूर हैं, उनके पास थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होता है, बट दैट मॉइस्चर इज नॉट रिलीज्ड हेयर, क्योंकि वो मॉइस्चर जो है पहले ही पूरा रिलीज कर दिया जाता है। चलिए, दैट इज वन रीजन why these hot deserts are found here, that is one reason। second reason क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना। ये जो बेल्ट है ये पूरी की पूरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी कि आपके इक्वेटर से जो विंड राइज होती है, बाय द टाइम वो यहाँ पे जो है सिंक करती है, आपके इक्वेटर से जो विंड राइज करती है, एयर राइज करती है, वो यहाँ पे सिंक करती है। तो जब यहाँ पे एयर सिंक करती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं। हाई प्रेशर कंडीशन मतलब क्लियर स्काई होता है, कंडेंसेशन नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता है। सो दैट इज द सेकंड रीजन, दिस इज अ हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। व्हाट इज द थर्ड रीजन कि व्हाई दीज डेजर्ट्स आर फाउंड है? थर्ड रीजन इसका ये है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है, चाहे आपका अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, यहाँ पे जो है वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट्स पाए जाते हैं। कौन से करंट पाए जाते हैं? कोल्ड करंट्स पाए जाते हैं। देखिए, ये आपका यहाँ पे कैनरी करंट है, ये आपका कैलिफोर्निया करंट है, यहाँ पे आपका जो है ये पेरुवियन करंट है, हम्बोल्ट करंट है, यहाँ पे आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट है। ऑल दीज कोल्ड करंट्स आर कोल्ड करंट्स, ऑल दीज कोल्ड करंट्स आर कोल्ड। यहाँ पे आपका वेंगुएला करंट है। ऑल दीज कोल्ड करंट्स आर कोल्ड करंट्स। अब कोल्ड करंट से क्या होगा? तो डेफिनेटली जब यहाँ पे कोल्ड करंट पाए जाएंगे तो यहाँ के वाटर जो बॉडी है इसका टेम्परेचर होगा कम, और टेम्परेचर जब कम होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो भैया रेनफॉल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ड्राई कंडीशन पाई जाती हैं इसमें इन कोल्ड ओशन करंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। So we have seen three reasons के why deserts are found here. One reason is because these trade winds, they do not carry moisture, they are dry by the time they reach here. Second reason is this is subtropical high pressure belt. Third reason is this is your because of the cold करंट्स, ठीक है। हालांकि आपका जियोग्राफी का पार्ट है, आपका ये जियोग्राफी का पार्ट है। जियोग्राफी में जब मैं कराऊंगा तो बहुत डिटेल में इस चीज़ों को कराऊंगा कि यहाँ पे डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं। बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दिस कि यहाँ से यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाई डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट। से यूपीएससी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मेंस में 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओनली यू नीड टू टेल ऑल दीज 3 और 4 रीजंस, ठीक है, तो आपका आंसर तैयार हो जाता है। तो क्योंकि ये ट्रेड विंड्स की वजह से बनते हैं, दैट इज वाई दीज डेजर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड विंड डेजर्ट्स, दीज ट्रेड विंड डेजर्ट्स, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये मैंने आपको रीजन बता दिया है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट्स आर flowing in the western side of the continents and that is the reason deserts are found here, ठीक है। Now let's talk about the cold desert। तो cold desert कहाँ पे मिलेंगे? या तो आपको हाई लैटिट्यूड पे मिलेंगे या फिर हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलेंगे, ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं, ठीक है, इट वुड बी कोल्ड। तो कोल्ड डेजर्ट कैन बी सैंडी और रॉकी,
इट कैन बी सैंडी और रॉकी। सैंड जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं राजस्थान में, वो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, तो सैंडी भी हो सकता है और रॉकी भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ रेनलेस, डेफिनेटली रेनलेस है तभी तो डेजर्ट है। इट इज़ रेनलेस बिकॉज ऑफ ईदर कॉन्टिनेंटलिटी और रेन शेडो इफेक्ट। ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ ये डेफिनेटली रेन जो है इट वुड बी लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर, बट वाई दिस रेनफॉल इज सो लेस हेयर? सो इसके दो रीजन हो सकते हैं। वन रीजन कैन बी कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब ये है कि दीज डेजर्ट्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जैसे लेट्स लुक एट द गोबी डेजर्ट, लेट्स लुक एट द गोबी डेजर्ट। ये जो गोबी डेजर्ट है, दिस गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट, है ना। दूर दूर तक यहाँ पे वाटर बॉडी नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पे वाटर बॉडी नहीं है। तो बाय द टाइम विंड्स यहाँ पे पहुंचती हैं, दे आर वेरी ड्राई, क्योंकि जो ओशियन कोस्ट है जो है दिस इज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे। सो बाय द टाइम यहाँ से विंड किसी भी साइड से पहुंचेगी तो इट वुड बी एक्सट्रीमली ड्राई। तो इसीलिए जो है दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन ने क्या बताया? सेकंड रीजन बोला है कि रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया। रेन शेडो मतलब जहाँ पे रेन नहीं पहुँचती, जैसे हमारी शेडो होती है, वो उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती। तो रेन शेडो का मतलब जहाँ पे रेन नहीं पहुँचती। तो जैसे हमारी कोई माउंटेन होती है, माउंटेन जैसे हमारी कोई होती है, जैसे आप वेस्टर्न घाट की ही समझ सकते हो, तो जैसे जो हमारी माउंटेन होती है, जब यहाँ से विंड आती हैं तो ये विंड जब मॉइस्चर कैरी करती है तो ये विंड जो है ये राइज़ करती हैं, है ना, राइज़ करती हैं। तो जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है तो विंड जो यहाँ से आती हैं जब मानसून में, तो यहाँ पे वो राइज़ करती हैं। तो राइज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो कंडेंसेशन करेंगी, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी। तो कंडेंसेशन होगा तो सारे का सारा जो रेनफॉल है वो इसी साइड में हो जाता है, इसी साइड में हो जाता है। और जब ये विंड जो है वापस पीछे की तरफ आती हैं तो दीज विंड्स आर वेरी ड्राई बिकॉज ऑल द मॉइस्चर, मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इज ऑलरेडी रिलीज्ड ऑन दिस साइड ऑफ माउंटेन। व्हेन दीज विंड्स रीच दिस साइड ऑफ द माउंटेन, दोज विंड्स आर वेरी ड्राई, सो दे विल नॉट कॉज एनी रेनफॉल, ठीक है। तो इस साइड कंडीशन ड्राई होंगी, एरिड कंडीशन होंगी, ड्राई कंडीशन होंगी। तो इसीलिए सेकंड जो रीजन इसका बोला गया है वो बोला गया है रेन शेडो इफेक्ट, रेन शेडो इफेक्ट। तो जो यहाँ पे आपको ये कालाहारी डेजर्ट दिख रहा है, कालाहारी डेजर्ट दिख रहा है, ये आपका रेन शेडो इफेक्ट की वजह से है, रेन शेडो इफेक्ट की वजह से है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं और जब यहाँ से विंड आती हैं तो सारे का सारा रेनफॉल जो है इसी साइड में हो जाता है, यहाँ पे आपको नहीं मिलते। यहाँ पे भी कुछ माउंटेन है, ठीक है, तो इधर से जो विंड आती है वो सारा रेनफॉल इस साइड में कर देती हैं, यहाँ तक कुछ बचता नहीं है, ठीक है। सेम थिंग हैपन्स हियर, ठीक है। रॉकीज जैसे यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, तो जब वो आती हैं तो रेनफॉल सारा इसी साइड में हो जाता है, ये पीछे की तरफ आपका जो है जो रेनफॉल होता ही नहीं है। तो या तो आपका वो रेन शेडो इफेक्ट की वजह से होगा, रेन शेडो इफेक्ट, या फिर आपका रेन शेडो इफेक्ट की वजह से होगा, या फिर आपका कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से होता है, कॉन्टिनेंटलिटी। तो गोबी डेजर्ट इज फाउंड बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी एंड दीज पैटागोनिया डेजर्ट इज फाउंड बिकॉज ऑफ रेन शेडो इफेक्ट। सो नाउ वी नो व्हाई एंड वेयर these deserts are found. So we have two types of desert, hot desert and the cold desert, ठीक है। तो डेजर्ट में किस तरह का फ्लोरा और फोना पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ जो है किस तरह की पाई जाती है, उसको देख लेते हैं। अब डेफिनेटली इतना हार्श यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट होता है, इतना मॉइस्चर यहाँ पे कम होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ऐसी जगह पे सर्वाइव करने के लिए जो प्लांट लाइफ होती है या जो एनिमल लाइफ होती है, उन्होंने अपने आप को ना बड़े जो मतलब ड्यूरिंग एवोल्यूशन बहुत डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि देखो नेचर में क्या है, नेचुरल सिलेक्शन जो रूल है जो डार्विन ने बताया था, उसमें क्या है कि जैसे आपके सराउंडिंग की कंडीशंस होती हैं, आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है अडेप्ट करते हो, और अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाते हो देन यू कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम बिकॉज आपने अडेप्ट नहीं किया, राइट। तो यहाँ के जो प्लांट हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अपने आप को इन हार्श कंडीशंस के लिए सूटेबल बनाते हैं, सूटेबल बनाते हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम होता है, वो भी साल के कुछ 15 दिन में, 20 महीने में, महीने 2 महीने के अंदर ही होता है। तो डेफिनेटली वो जो छोटा सा पीरियड होता है, ये प्लांट्स उसी के अंदर में ग्रो करते हैं। अदरवाइज ये डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं, यानी कि सोते रहते हैं,
डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब रेनफॉल होता है तो ये दोबारा से जाग जाते हैं, दोबारा से थोड़ी इनके अंदर ग्रीनरी आ जाती है। ठीक है, जैसे कैक्टी आप यहाँ पे देख सकते हो, कैक्टी। ठीक है, कैक्टी एंड अदर सकुलेंट प्लांट। सकुलेंट प्लांट वो होते हैं जिनका जो स्टेम होता है अब उसके अंदर जो है मॉइस्चर को स्टोर करके रखते हैं। अगर आप कभी कैक्टी को ऐसे तोड़ के उसको काट के ऐसे देखोगे तो उसके बीच में उसको आपको ऐसे थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का जो है आपको फ्लूइड दिखेगा। इट वुड बी वेरी स्टिकी, वेरी फ्लूइड काइंड। उसके अंदर वो स्टोर रखते हैं मॉइस्चर को, उसके अंदर वो उसको स्टोर रखते हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेटली भैया बड़े बड़े लीव्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रॉड लीव्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते, थिक लीव तो नहीं कर सकते। तो जो थिक लीव्स होते हैं वो डेजर्ट में आते आते जो है ऐसे कांटे बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। देखो जो लीव्स जब बड़े होंगे तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी, वाटर की कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, वाटर की ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो क्या वो यहाँ वाले पेड़ अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो टू रिड्यूस देयर वाटर रिक्वायरमेंट एंड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, what they have done, they have converted their leaves into pricks, है ना, ऐसे कांटे, थोर्नी। तो थोर्नी यहाँ पे जो है वेजिटेशन मिलती है, ऐसे थोर्नी वेजिटेशन मिलती है यहाँ पे, ताकि वाटर की वेस्टेज ना हो। ठीक है, और इनके जो रूट्स होते हैं, देखिए मैंने आपको पहले बताया टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो डेफिनेटली आपको कहीं ऊपर तो पानी मिलेगा नहीं, कि ऊपर से तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन नीचे जो है डेप्थ पे जाके आपको पानी मिलता है। तो ये जो यहाँ के प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप डेप्थ तक जाते हैं ताकि वो यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये भी यहाँ की बड़ी प्रॉपर्टी है भैया। ठीक है, तो यहाँ के जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो डीप जाते हैं ताकि वो नीचे से पानी ले सकें। अब ऐसे ही एनिमल लाइफ का भी है। एनिमल लाइफ ने भी जो है यहाँ पे अडेप्ट करने के लिए इन कंडीशन में स्पेशल काइंड ऑफ मैकेनिज्म डेफिनेटली किया है। देखिए यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जैसे ये बर्ड्स आप देख सकते हो, या कैमल यहाँ पे देख सकते हो, इनकी जो टांगें बड़ी लंबी लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से हीट रिलीज होती है। अब जितना ये हीट से दूर रहेंगे इनके लिए उतना ही फ़ायदा है। तो नेचुरल एवोल्यूशन जो है इस तरह से हुआ है कि इनकी जो टांगें हैं वो जनरली लंबी लंबी पाई जाती हैं। दे हैव लॉन्ग लेग्स टू अवॉइड द हीट, जैसे कैमल और कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, एक ये होता है। और दे आर वेरी गुड रनर्स ऑल्सो। ठीक है, दे आर वेरी गुड रनर्स, वेरी फास्ट रनर्स, एंड दे आर नॉकटर्नल। नॉकटर्नल मतलब वो रात को जागते हैं, जो उनको शिकार करना है, कोई फूड कंज्यूम करना है, वो रात को निकलते हैं, बिकॉज दिन में तो कंडीशन बहुत हार्श होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टू अवॉइड द सन हीट ड्यूरिंग द डे दे कम आउट इन द नाइट, और जो नाइट में निकलते हैं उनको बोलते हैं नॉकटर्नल, नॉकटर्नल बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे यूरिन करते हैं एनिमल्स, तो यूरिन के अंदर जो है लिक्विड होता है, राइट। अब लिक्विड तो ये अब जब यूरिन करेंगे तो लिक्विड सीक्रेट होगा, रिलीज होगा, तो बॉडी में लिक्विड कम हो जाएगा। अब ये तो अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो वाटर कम है, तो ये क्या करती हैं, ये कंक्रीटाइज्ड फॉर्म में जो है यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि हार्ड फॉर्म में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में करते हैं, जिसके अंदर वाटर कम से कम होता है। देखिए कितना नेचर ने कितना मैजिक है ना, नेचर में कैसे कैसी चीज़ें वो इवॉल्व कर रखी हैं, है ना। हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है अलग तरह की वेजिटेशन है, डेजर्ट के अंदर अलग तरह की वेजिटेशन है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, इक्वेटर पे अलग तरह की वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है। तो जैसी जैसी वहाँ की कंडीशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग नेचर ने जो है इस तरह से चीज़ों को इवॉल्व किया हुआ है ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, है ना, जैसा एनवायरनमेंट वैसे ही वेजिटेशन, वैसे ही फ्लोरा, वैसे ही फौना। ठीक है, तो डेजर्ट, तो अब डेजर्ट को देख के ना ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पे जो है किसी तरह लोग नहीं रहते हैं। जो इंडिया का जो थर्ड डेजर्ट है दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट डेंस एंड पॉपुलेटेड। तो डेजर्ट के अंदर अलग अलग जो डेजर्ट है, जैसे अटाकामा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है। यहाँ के जो इंडिजिनस लोग रहते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो वेरियस ट्राइब्स जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, उनका नाम है, जैसे बीडोविन अरब में,
है ना। टोरेक्स जो है सहारा में, गोबी मंगोल्स गोबी में, बुशमैन कालाहारी बिंडुबी जो है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग टाइप का आ जाता है। ठीक है, ये देखिए नोमैडिक हर्ड्समैन है, नोमैडिक हर्ड्समैन है। ठीक है, जैसे इनके पास ऊँट वगैरह होते हैं, इनके इनके पास इनके एनिमल हर्ड होता है, वो इनको चराने के लिए निकलते हैं। दे आर नोमैडिक, दे डोंट हैव प्रॉपर सेटलमेंट्स। ठीक है, दे डोंट हैव प्रॉपर सेटलमेंट्स ऑल द ईयर अराउंड, दे जस्ट कीप ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग। ठीक है, थोड़े दिन के लिए रुकते हैं फिर चलते हैं, थोड़े दिन के लिए रुकते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, और ये जो बुशमैन है, बिंडू भी है, दे आर प्रिमिटिव हंटर्स एंड फूड कलेक्टर्स। ठीक है, हंटिंग करते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं। तो बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, वो उनको नहीं पता है अभी भी। ठीक है, सो डेजर्ट की जब बात करते हैं तो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट इंडियाज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट ये मेजरली इंडिया में जो है वो राजस्थान वाले पार्ट को कवर करता है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो ये रीजन है यहाँ पे भी ये इसकी कंटिन्यूटी है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी, और पाकिस्तान में इसको कहा जाता है चोलिस्तान डेजर्ट। इंडिया में कहा जाता है थार डेजर्ट और पाकिस्तान में कहा जाता है चोलिस्तान डेजर्ट। तो थोड़ा इसको याद रखना आपने। ठीक है, तो इट इज़ वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट डेजर्ट, जो राजस्थान में इंडिया में पाया जाता है, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट प्लस चोलिस्तान, दिस इज द 9th लार्जेस्ट डेजर्ट। ठीक है, तो रेनफॉल कितना होता है? बिटवीन 10 to 50 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होता है भैया साल भर में, जो बहुत ही कम है। और वो भी कब होता है? जून और सितंबर के महीने में, जब इंडिया में मानसून होता है। तो मानसून के टाइम पे ही यहाँ थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है, अदरवाइज यहाँ पे साल भर कोई रेनफॉल नहीं होता, कोई रेनफॉल नहीं होता। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे रेनफॉल क्यों नहीं होता? दैट वुड बी ए पार्ट जब हम लोग इंडियन मानसून पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन मानसून जब पढ़ेंगे वो तब करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे है आपका अरावली माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स। ठीक है, तो अरावली माउंटेन की डायरेक्शन देखिए कैसी है। अरावली माउंटेन की जो डायरेक्शन है वो है आपकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और मानसून जो विंड चलती हैं वो भी ऐसे ही चलती हैं। तो मानसून विंड, तो ये जब मानसून विंड जो है इधर गुजरात से एंटर करती हैं राजस्थान में, तो दे रन पैरेलल टू द अरावलीज, पैरेलल टू द अरावलीज। तो जो अरावली है इट डज नॉट पोज एनी काइंड ऑफ बैरियर टू दीज विंड्स, कोई बैरियर ही नहीं करता। अगर वो बैरियर करता तो डेफिनेटली रेनफॉल होता, जैसा वेस्टर्न घाट पे होता है ना। तो जस्ट बिकॉज दिस अरावली डज नॉट create any sort of barrier for these monsoon winds, तो these monsoon wind does not release their moisture here। ठीक है, तो इसलिए these यहाँ पे जो है conditions are very dry। गेटिंग दिस पॉइंट? इंटरेस्टिंग है ये, इंडियन मानसून में बहुत डिटेल में कराऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो सोइल जो है एरिड होती हैं, सैंडी लोम तरह की पाई जाती है, सैंड मिलती है डेफिनेटली, ड्यून्स मिलते हैं वहाँ पे, सैंड ड्यून्स। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी लो होती है। और प्लांट्स कौन कौन से मिलते हैं? कैक्टस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, जो पीछे हम लोगों ने डेजर्ट में किया है उस वही सारी की सारी सेम कंडीशन है। फ्लोरा एंड फोना की बात कर रहे हैं, अगर फ्लोरा और फोना की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का फ्लोरा यानी कि प्लांट लाइफ पाई जाती है। एक होती है रेन डिपेंडेंट, जो रेन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि साल में जो थोड़ा सा रेनफॉल होता है उस रेनफॉल के सीजन में ही अलाइव होती हैं। दूसरी होती हैं जो अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोर होता है थोड़ा बहुत सोइल में, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड, ये जैसे कैक्टिस है, ये कैक्टस है सपोज, ठीक है, और इसकी जो रूट्स होती हैं वो डीप डाउन जाती हैं, जो रूट्स होती हैं वो डीप डाउन जाती हैं। क्यों? नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये वाले प्लांट होते हैं जो ये अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो दूसरे वाले प्लांट होते हैं ये रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी रूट्स जो डीप नहीं होती हैं, बट दे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन डोरमेंट स्टेज, बट व्हेन देयर इज अ रेनी सीजन दे गेट अलाइव। ठीक है, तो ये है रेन डिपेंडेंट, जिसे बोलते हैं एफर्नल्स एंड द रेन पेरिनियल्स। तो इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एफर्नल्स एंड द रेन पेरिनियल्स, और दूसरी होते हैं जो हम सबस्ट्रेटम वाटर को यूज़ करते हैं। तो एफर्नल्स में थोड़ा सा डिटेल इसमें जान सकती हो, हालांकि बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो एफर्मल जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी शॉर्ट लाइफ होती है। शॉर्ट लाइफ क्यों होती है? क्योंकि ये रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन वाटर। और रेन वाटर तो भैया साल में एक आध महीने के लिए ही आता है, वो भी बहुत कम आता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी शॉर्ट लाइफ होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंप्लीटली डोरमेंट स्टेज। ठीक है, तो डोरमेंट में चले जाते हैं, सीड जो है डोरमेंट में चले जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो सीड्स जो हैं वो दोबारा से अलाइव हो जाते हैं। राइट, सो दैट इज द थिंग, राइट।
जो सब स्ट्रेन जो वाटर डिपेंडेंट होते हैं, जो वाटर डिपेंडेंट होते हैं, इनकी जो रूट्स जो है वो जो है वो डीप होते हैं ताकि नीचे से वाटर को कैरी कर सकें, नीचे से वाटर को कैरी कर सके। तो इस रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? डीप रूट सिस्टम। तो डीप रूट्स होते हैं इनके, ठीक है, तो ताकि ये नीचे से वाटर कैरी कर सके, ठीक है, दैट इज द थिंग। अगर एनिमल लाइफ की बात करूँ तो एनिमल लाइफ की तो वही है जो आपको बताया था, उनकी लंबी टांगें होती हैं, ठीक है, वो कंक्रीट फॉर्म में जो है यूरिन को सीक्रेट करती हैं, तो ऑल दोज थिंग्स जो वहाँ पे पहले बताया था। नाम कुछ जैसे स्नेक्स, कैमल्स, पीकॉक्स, वाइल्ड कैट्स, टाइगर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। टाइगर्स जैसे राजस्थान में आपका रणथंभौर है ना, टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, तो क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ बुशेस पाई जाती हैं, इस तरह की झाड़ी वाड़ियाँ, तो वहाँ पे टाइगर जो है इजिली एंजॉय कर सकता है, ठीक है। फ्लैमिंगोज भी यहाँ पे आते हैं। अब जो फ्लैमिंगो साइबेरिया से विंटर के टाइम पे यहाँ पे विजिट करते हैं, तो ये आर माइग्रेटरी बर्ड्स, दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। साइबेरिया से और सेंट्रल एशिया से आते हैं, तो बीच में राजस्थान में थार डेजर्ट में वो रेस्ट करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, खाते पीते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, ठीक है। फ्लैमिंगोज भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और वाइल्ड एस यहाँ पे पाए जाते हैं। वाइल्ड एस इनके जंगली गधे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। एशियाटिक जंगली गधे, एशियाटिक वाइल्ड एस जो है दे आर ओनली फाउंड इन ग्रेट रन ऑफ कच्छ। इट इज़ वेरी यूनिक थिंग अबाउट रेन ऑफ कच्छ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो वाइल्ड एस जो है दे आर फाउंड ओनली इन कच्छ रीजन ऑफ द गुजरात, ठीक है। नो दैट वाज अबाउट योर थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट जो है इट इज़ हॉट डेजर्ट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति एंड ऑल दैट, ठीक है। तो क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे है, हाई ऑल्टीट्यूड पे भी है और रेन शेडो रीजन में भी है। रेन शेडो ना तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम है और बारिश भी भैया नहीं होती। लोकेशन देख लो, लद्दाख, लेह, कारगिल कश्मीर, स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड एंड द सिक्किम ऑल्सो, ठीक है, सिक्किम ऑल्सो। तो कराकोरम रेंज जो है इसके नॉर्थ में है, कराकोरम रेंज जो इसके नॉर्थ में है, ठीक है। और जास्कर रेंज जो है इसके साउथ में है, ठीक है, जास्कर रेंज इसके साउथ में है। तो कराकोरम रेंज और जास्कर रेंज जो है दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस, दे आर अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय की जो 3 रेंज है उनका पार्ट नहीं है भैया, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। जास्कर एंड लद्दाख, लद्दाख और जास्कर के बीच में से जो है इंडस रिवर निकलती है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर बीच में से निकलती है इंडस रिवर, ठीक है। इंडस बाद में पाकिस्तान में एंट्री कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है क्या? कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ से कई सारे रिवर निकलते हैं, देखो इंडस का मैंने आपको बता ही दिया, इंडस निकलती है। दूसरा क्या है, ये रेन शेडो एरिया भी है, रेन शेडो एरिया, ठीक है। रेन शेडो एरिया कैसे? जैसे यहाँ पे आपका है हिमालय, जैसे यहाँ पे आपका है ये हिमालय, ठीक है। अभी ये नीचे से जो है क्या है, यहाँ से गुजरात से एंटर करते जो है मॉनसून विंड आती है, इधर मेघालय से भी एंटर करके इधर मॉनसून विंड आती है ना, दोनों तरफ से इस तरह से मॉनसून विंड आती है। तो ये जो हिमालय है ना, हिमालय एक्ट्स लाइक अ बैरियर टू दिस मॉनसून विंड्स। तो हिमालय डज नॉट लेट दीज विंड्स क्रॉस इटसेल्फ। तो जब ये हिमालय को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी तो इस तरफ रेनफॉल कैसे होगा? तो इट्स अ रेन शेडो एरिया ऑल्सो, बिकॉज मानसून विंड जो होती हैं दे कैन नॉट क्रॉस हिमालयाज इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट इन दिस रीजन। सो दैट इज वाई दीज रीजन्स आर ड्राई। टेम्परेचर तो कम है ही क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, और ड्राई भी हैं बिकॉज रेन शेडो जोन में है। तो भैया कंडीशन जो है डेजर्ट के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक है। सो नो वेरी लेस रेनफॉल और हाई टेम्प और वेरी लो टेम्परेचर, तो इट इज अ कंडीशन फॉर कोल्ड डेजर्ट। अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, इट्स जस्ट अ फैक्ट। क्लाइमेट कैसा होता है, सोइल कैसी होती है यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट में, थोड़ा सा आप देख सकते हो। आई हैव रिटन डाउन फ्यू पॉइंट्स फॉर यू, ठीक है। सोइल कैसी होती है, सैंडी और सैंडी सोइल होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे सैंडी सोइल होती है, ठीक है। कुछ रोक्स भी वगैरह पाई जाती हैं, फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो है विंटर में -30 तक जा सकता है, ठीक है, -40 तक भी जा सकता है भैया रात को, तो बहुत कम टेम्परेचर यहाँ पे होता है, ठीक है। रेनफॉल जो है इट इज़ इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर, तो तभी तो रेनफॉल नहीं होता है ना। तो इसलिए तो कंडीशन ड्राई है, बिकॉज रेनफॉल ही नहीं होता है। और जो थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है वो भी स्नोफॉल की फॉर्म में होता है, स्नोफॉल, ठीक है। इतना हाइट पे जाके भैया बारिश तो नहीं होगा, स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल जो है इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन,
ठीक है। रेनफॉल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इज अ लार्ज टर्म। कई बार जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में। प्रेसिपिटेशन इज अ लार्ज टर्म, ठीक है। तो आपका जो रेनफॉल होता है, आपका जो हेल होता है, हेल स्टॉर्म होता है, या आपका स्नोफॉल होता है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ योर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है मॉइस्चर का नीचे आना। पहले मॉइस्चर ऊपर जाता है इवेपोरेट होके, फिर वो मॉइस्चर नीचे की तरफ आता है ना, वाटर जो कंटेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। चलिए फ्लोरा एंड फोना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना ऐसा ही होगा जो यहाँ की हार्श कोल्ड कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाए, हार्श कोल्ड कंडीशन में जो है सर्वाइव कर सके। तो फोना की अगर बात करूँ तो एशियाटिक आइबैक्स, तिब्बतन अर्गाली, लद्दाख हुरियाल, भराल एंड ऑल दैट, ठीक है। आप यहाँ पे देख, स्नो लेपर्ड बहुत पॉपुलर है, स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है भैया। तिब्बतन वुल्फ यहाँ पे पाया जाता है, वाइल्ड डॉग्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तिब्बतन वाइल्ड एस, ऑल दीज फोना इज फाउंड हेयर। अब एक्सट्रीम कंडीशन है तो वेजिटेशन कैसी होगी? वेजिटेशन वुड बी वेरी स्पार्स, कहीं कहीं पे दिखाई देगी, अदरवाइज वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको पहाड़ बिल्कुल नेकेड दिखाई देंगे। दे विल नॉट हैव ई वेजिटेशन, डोंट हैव एनी वेजिटेशन एट ऑल, ठीक है। बहुत कम कहीं कहीं आपको हल्का फुल्का जो है वेजिटेशन देखने को मिलता है। और जनरली जो वेजिटेशन होती है वो क्या है? हल्का फुल्का श्रब, छोटी मोटी घास होती है वहाँ पे, मोसिस होते हैं, लाइकन्स होते हैं, इस तरह की आपको वो देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ खेती बाड़ी भी करते हैं हम लोग समर के टाइम पे यहाँ पे, जैसे एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। समर में जब थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है तो ये हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कश्मीरी सेब तो सबने खाया होगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो दैट वाज अबाउट अवर डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट। अब डेजर्ट और एक टर्म है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन में फ़र्क होता है। डेजर्ट में क्या होता है? सोइल इज नॉट फर्टाइल, सोइल इज ड्राई, कंडीशंस आर हार्श। डेजर्टिफिकेशन होता है, डेजर्ट की तरफ जाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। मतलब यहाँ पे डेजर्ट नहीं बना है, बट डेजर्ट बनने वाली कंडीशंस हैं। यहाँ की जो सोइल है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, यहाँ की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। तो अभी ये अगर इसका हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो ये डेजर्ट बन सकता है फ्यूचर में, वो है डेजर्टिफिकेशन। जैसे वो आपका थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट की जो आउटर बाउंड्री है वहां पे जो लैंड है वहां पे क्या हो रहा है? नाउ इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड ऑल दैट, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट लैंड इज गेटिंग मोर ड्रायर एंड ड्रायर। उसकी वजह से जो है वहाँ पे डेजर्ट की कंडीशन जो है वो खड़ी हो गई है। मे बी इन फ्यूचर इट कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, राइट। सो दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, जब वहाँ की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी यानी कि वहाँ की सैंड की, वहाँ पे जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, वहाँ पे मॉइस्चर कम होने लगता है, सोइल की डिग्रेडेशन होने लगती है, ठीक है। उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट नहीं है बट डेजर्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये जो है नेचुरल कॉज की वजह से भी हो सकता है, मैन मेड फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कि देखो, इसका एक मतलब तो ये भी है कि डेजर्ट ने अपना एरिया को बढ़ा रहा है, लेकिन सपोज करो कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे सपोज करो ग्रासलैंड है, जैसे हरियाणा में सपोज कहीं पे ग्रासलैंड है। अब अगर यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो उसको भी मैं डेजर्टिफिकेशन का ही नाम दूंगा, उसको भी मैं डेजर्टिफिकेशन का भी नाम दूंगा। मे बी इन हिमाचल ऑल्सो, हिमाचल में सपोज देर इज अ एरिया जहां पे सोइल की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो व्हेन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल रिड्यूसेस, दैट कैन बी कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड इट इज वेरी डेंजरस। We need to stop this. We need to restrict the process of desertification. ठीक है। तो इंडिया में तो बहुत सारी स्टेट्स में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मोर देन 20 स्टेट्स में जो है डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है इंडिया में अभी, मोर देन 30 इवन। मतलब टोटल अगर यूनिट को देखें तो 20-25 स्टेट्स में डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा तो रीजन इसमें जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ग्लोबल वार्मिंग ही हम लोग कह सकते हैं। सो व्हाट आर द रीजन ऑफ द डेजर्टिफिकेशन? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग इज अ प्रॉब्लम।
जब ओवर ग्रेजिंग होता है तो ग्रास कवर कम हो जाता है, जब ग्रास कवर कम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वहाँ की सोइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। डिफोरेस्टेशन, डेफिनेटली डिफोरेस्टेशन तो होगा ही, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, ये आपका वाटर साइकिल जो होता है उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो रिजुविनेट द अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो। तो अंडर, जब डेजर्ट ही, जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो अंडरग्राउंड कैसे रिजुविनेट होगा। दूसरा, दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोइल, दे ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। तो जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगा, तो दैट थिंग इज देयर। ठीक है, फार्मिंग प्रैक्टिस, खेती बाड़ी करते हैं भैया, स्लैश एंड बर्न, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो स्लैश एंड बर्न में हम लोग जो है जंगल वंगल काट देते हैं तो सोइल इरोजन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन होता है। अर्बनाइजेशन की वजह से डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम जंगलों की कटाई करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द ग्रेट रीजन वाई, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो मानसून पैटर्न होता है, जो रेनफॉल पैटर्न होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मानसून 15 दिन लेट आता है, 15 दिन जल्दी आ जाता है, किसी साल जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, किसी साल बहुत कम रेनफॉल हो जाता है, तो ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, अब इसमें तो क्या ही बोलें, है ना। माइनिंग हम लोग करते हैं, हम जंगलों की कटाई करते हैं उसके लिए, रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, राइट। तो दैट इज़ द थिंग, दीज आर द कॉजेज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन। मेंस के परस्पेक्टिव से है ये, प्रीलिम्स में कोई ऐसा वो पूछने वाला नहीं है आपको। ठीक है, इंडिया में डेजर्टिफिकेशन की क्या हालत है। ठीक है, इंडिया में डेजर्टिफिकेशन का जो रिसेंटली जो डाटा है गवर्नमेंट का डाटा, ठीक है, वो कहता है कि इंडिया ने 31% यानी कि 5.65 मिलियन हेक्टेयर अपनी लैंड जो है ग्रास लैंड, इट इज़ लॉस्ट इन अ डिकेड। 10 साल के अंदर अंदर जो है इंडिया ने 30% अपनी ग्रासलैंड को लूज कर दिया। दिस इज वेरी हाई परसेंटेज। ठीक है, अभी इंडिया में जो है 29% जो इंडिया का एरिया है, टोटल लैंड एरिया इन इंडिया, वो भैया डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके मतलब वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन वाली कंडीशंस हो गई हैं, वहाँ की सोइल की जो है फर्टिलिटी कम हो रही है, बायोलॉजिकल पावर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, तो कुछ मैंने फैक्ट दिए हैं। ठीक है, 26 स्टेट इंडिया में जो हैं, 26 स्टेट जो है इंडिया में इस टाइम पे डेजर्टिफिकेशन की समस्या से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक करंट अफेयर का ये पॉइंट है, इंडिया ने अभी अभी क्या किया, कोप 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 जो है, विच वॉज बेस्ड ऑन द डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कंबाटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, इसको होस्ट किया था इंडिया ने रिसेंटली। और 17 जून को जो है वर्ल्ड डे टू कम्बाट डेसिटिफिकेशन एंड ड्रोट को भी ऑब्जर्व किया गया, इसको मनाया गया था 17 जून को। थोड़ा इस डेट को याद कर लेना। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लेता है। और उसका थीम क्या था, लेट्स ग्रो एंड फ्यूचर, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, दैट वाज द थीम ऑफ दिस डे। ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन आपको पता है बहुत बड़ी समस्या है ही, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हुए हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट विच वॉज लॉन्च्ड इन 1974। ठीक है, 1974। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इट वाज स्टार्टेड इन 1989-1990। ठीक है, इसको नाम हमने चेंज कर दिया हरियाली गाइडलाइंस 2003, तो इसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, हरियाली गाइडलाइंस 2003। थोड़ा सा इसको आप जाके गूगल कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थोड़े से प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है। इसमें कुछ समझाने का वाला कंसेप्चुअल तो कुछ भी नहीं है, ऑल यू नीड टू जस्ट रीड, टेक वन रीडिंग ओनली। ठीक है, और बस उसको अभी रन रीडिंग लेके छोड़ दो। एग्ज़ाम के टाइम पे जो आपका प्रीलिम्स होगा, एग्जाम के टाइम पे इसको आप एक बार दो बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, तो इट वुड बी पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर ऑल्सो। एंड इफ़ देयर आर सम न्यू स्कीम्स अबाउट डेजर्टिफिकेशन, तो वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो इन अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए, फूड एंड डेवलपमेंट स्कीम, दैट वाज आल्सो लॉन्च इन 2010। नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, ये इट वाज आल्सो लॉन्च इन 2014, है ना, काफ़ी लेटेस्ट है। डेजर्टिफिकेशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसरो ने भैया 2016 में इंडिया में ये एटलस रिलीज़ किया था। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को लेके, डेजर्टिफिकेशन को ये मैप रिलीज़ किया था इसरो ने, याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसरो ने जो है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया बाय इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये तो इंडिया वाले एफर्ट हो गए। व्हाट अबाउट द ग्लोबल एफर्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल एफर्ट्स ऑल्सो। बोन चैलेंज, ठीक है, बोन चैलेंज
गोल 15 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिग्रेडेशन, ठीक है। UNCCD अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसको अभी इंडिया ने होस्ट किया था रिसेंटली, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1994 एंड दिस इज द ओनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटी और अग्रीमेंट और एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन द फॉर द फाइटिंग ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड द डेजर्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वर्ल्ड डे ये 17 जून को हो गया था, मैंने पहले बता दिया है। ग्रेट ग्रीन वॉल, इट इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। चलिए, तो उसके अलावा जो है आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017। इसकी की फाइंडिंग्स हैं, ऑल थिंग्स आर फैक्चुअल हेयर, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, कौन से स्टेट ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ऑल दीज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस आर फाउंड हेयर, ठीक है। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे टॉप 5 स्टेट्स विद द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इंक्रीज़ हुआ है भैया, कर्नाटका में इंक्रीज़ हुआ है, केरला में इंक्रीज़ हुआ है, उड़ीसा में इंक्रीज़ हुआ है, तेलंगाना में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एब्सोल्यूट टर्म में है इन टर्म्स ऑफ एरिया, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड द छत्तीसगढ़। थोड़ा थोड़ा सा ये फैक्चुअल चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लोगे, ऑल थिंग्स आर फैक्चुअल। मैंने जो है इनकी समरी यहाँ पे दी हुई है, बट इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द होल रिपोर्ट यू कैन डाउनलोड इट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनकी वेबसाइट पे जाके आप कंप्लीट इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, it is free of course, but I would suggest you don't need to go there and download that because all the necessary details are already included in your notes here, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हो। फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ डिक्रीज़ हुआ है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल एंड ऑल दैट, ठीक है। थोड़ा सा आप ये पढ़ सकते हो इस रिपोर्ट को, ठीक है। मैंग्रोव के बारे में भी इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, इंडिया में कहाँ मैंग्रोव कवर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ नहीं इंक्रीज़ हुआ है। तो देखिए इंडिया में मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, ये गुजरात में, ठीक है। रत्नागिरी यहाँ पे आपको पाए जाते हैं, यहाँ पे सारी की सारी आपको नाम भी प्रॉपर दिए हुए हैं। ये तो UPSC में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो UPSC का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो मैंग्रोव कवर के बारे में भी थोड़ा सा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। वाटर बॉडीज़ के बारे में भी उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वेटलैंड और वाटर बॉडीज़ के बारे में भी देख सकते हो, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड हेयर। बैम्बू कवर के बारे में भी इस रिपोर्ट में कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। बैम्बू कवर के बारे में तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आर फैक्चुअल, नथिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, ओके। तो कुछ MCQs यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, कुछ MCQs यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपनी आंसर बताना और बाद में जो है सर आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब आपका Q&A सेशन होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस डेजर्ट, योर डेजर्टिफिकेशन, इंडियन थार डेजर्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। आप इन जो वीडियोज़ हमारी हैं इनको रेगुलर देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिए, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आते हमसे बात कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टडी एंड अंडरस्टैंड, एंड देन इफ you have any doubt you can always ask, ठीक है, बिकॉज वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइज, वी आर हेयर टू हेल्प यू। तो अगर आप पूछोगे नहीं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो वो तो ये है कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, है ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, और फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा ना। और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो तभी होगी जब उसको पढ़ोगे नहीं तो क्या पता चलेगा क्या समझ में आया क्या नहीं आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू वॉच दिस होल सीरीज, नॉट ओनली दिस सीरीज बस पॉलिटी सीरीज एंड अदर सीरीज ऑल्सो, ठीक है। साइंस सेंटर की सीरीज भी हम लोग चला रहे हैं, इकोनॉमी की सीरीज भी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। तो ऑल यू नीड टू जस्ट स्टिक टू दिस सीरीज, पढ़िए, आराम से समझिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वीडियो कोई पोर्शन समझ में नहीं आए तो उसको बाद में जाके देखिए उसको, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप पीछे जाके देख सकते हो। एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, वी आर नॉट चार्जिंग यू नॉट ए सिंगल रुपी फ्रॉम यू गाइज, राइट। तो जितनी मर्जी बार को वीडियो देखिए, हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑल दिस कंटेंट इज ऑल्सो गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यू आपके पास देखिए कमी किसी चीज़ की नहीं है, बस यू नीड टू हैव कन्विक्शन, यू नीड टू जस्ट डिसाइड कि येस आई वांट टू डू। और डिसाइड जब आपने कर लिया देन यू नीड टू फुलफिल दैट प्रोमिस दैट यू हैव मेड विद योर सेल्फ, ओके। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू
very much.